ओके बेटा, तो अब हमने जो बात करनी है वो ये करनी है कि जो इसका सोल्यूशन है वो क्या है। ठीक है, इसके बेटा आज की क्लास में जो हमारी डिस्कशन है वो सोल्यूशन के ऊपर है। यानी कि हम ये देखेंगे कि इस तरह के क्वेश्चन को हम सॉल्व किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है जी। तो बेटा सबसे पहले इन्होंने क्या बात की है, इन्होंने ये बात की है कि एक वुड फ्लोरिंग कंपनी की बात हो रही थी, जिसमें इन्होंने कहा था कि हमारे पास टोटल जो कस्टमर्स हैं वो कितने बेटा, 100 हैं। ठीक है, हमारे पास 100 हैं, जो कि वन डायमेंशनल के ऊपर जो है वो क्या कर रहे हैं, कस्टमर्स का नाम सेव कर रहे हैं, और कोटेशंस के अंदर जो टी एरे है उसके अंदर ये सारी की सारी क्या मौजूद है सर, इन्फॉर्मेशन मौजूद है। ठीक है, और उसके सिनेरियो को समझने के लिए वो हमारे पास ये बेस्ट एग्जांपल थी, जिसमें इन्होंने ये बात कही थी कि अगर आप किसी जो है वो डाटा को स्टोर कर रहे हैं तो वो इस तरीके से स्टोर करेंगे बेटा कि आपके पास ये 4 एरेज हैं जिनको हमने अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, और ये 4 एरेज बेटा कौन कौन से हैं, यानी एक कस्टमर का है जो कि 1 से लेके 5 तक, या अभी तो फिलहाल मैंने 5 रखा है, 100 तक ये डाटा को स्टोर कर रहा हूँ। सही है बेटा। और इसके अलावा हमारे पास बेटा जो एरे है वो कौन सा है, कोटेशंस का है, जिसके अंदर हमारे पास सेम डेफिनेटली ये पोजीशंस होंगी एक कस्टमर का डाटा, और उसके अंदर जो कॉलम नंबर 1 है 2D एरे का, उसके अंदर हम कस्टमर का क्या सेव करेंगे बेटा, उसके अंदर कस्टमर का लेंथ जो भी रूम की है वो आएगी, फिर बेटा हमारे पास क्या आएगी, विड्थ आएगी बेटा। इसी तरह से थर्ड पे हमारे पास एरिया, फोर्थ पे वुड चॉइस, और फिफ्थ के ऊपर बेटा क्या होगा, प्राइस होगी। ओके, तो ये चीजें हैं सर जिनको आपने बड़ा क्लियरली अंडरस्टैंड कर लिया था। अच्छा, फिर उसके बाद बेटा हमारे पास जो फ्लोर्स है वो रेक्टेंगल साइज में है, और उसके अंदर जो रूम की मेजरमेंट है बेटा वो 1.5 से लेके 10.0 तक इंक्लूसिव है। फिर उसके बाद बेटा जो इन्होंने वुड का एरिया बताया था उसके अंदर इन्होंने बताया था कि 3 ऑप्शंस मौजूद हैं, और बेटा जो पर स्क्वायर पर एरिया दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है। ठीक है, यानी उसकी प्राइस पर स्क्वायर मीटर आप कह सकते हो। अब बेटा फर्दर बात को आगे लेके चलेंगे जनाब, तो हमारे पास 1D एरे और प्राइस के 2 अलग अलग 1D एरेज हैं, जो इस तरह से हम क्या करेंगे सर, बनाएंगे। ठीक है, और इन दोनों का पर्पस ये है कि यूजर से हमने वैल्यू लेनी है। पहले हमने क्या करना है, यूजर से लेंथ और विड्थ लेनी है, एरिया कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करके वुड टाइप पूछनी है, और उसके बाद उसकी प्राइस कैलकुलेट करनी है। ठीक है, और उसको हमने क्या करना है सर, कोटेशंस के एरे के अंदर सेव कर देना है, और उसके बाद उसको हमने क्या करना होगा सर, प्रिंट करना होगा। ओके, चले विदाउट फर्दर हम स्टार्ट करते हैं, टाइम जाया किए बगैर चीजों को लेके चलते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने एक बात की है, इफ यू रिमेंबर, इन्होंने ये बात की है सर, यू विल नीड टू इनिशियलाइज वुड टाइप एंड प्राइस। आपको बेटा क्या करना पड़ेगा, वुड टाइप और प्राइस को क्या करना पड़ेगा, इनिशियलाइज करना पड़ेगा। फिर इन्होंने बेटा क्या बात बोली है कि ऑल इनपुट एंड आउटपुट मस्ट कंटेन सुइटेबल मैसेजेस। तो जब भी आपने ये काम करना है तो आपने क्या करना है सर, एक मैसेज भी डिस्प्ले करना होगा। क्लियर हो गई बात सर। अच्छा, फर्दर बात को आगे लेके चले सर, फर्दर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो जरूरी है समझना। जैसे इसके अंदर ये बात कह रहा है सर कि आपने, अच्छा एक और चीज मैं जो बताता हूँ लाजमी, वो ये कि इस क्वेश्चन के अंदर ना बेटा आप इसकी मार्किंग स्कीम भी देखेंगे, सो उसमें उन्होंने कमेंट्स के नंबर दिए हुए हैं, और उन्होंने ये बात बोली भी है कि यू मस्ट यूज सूडो कोड और प्रोग्राम कोड। हम किसकी बात कर रहे हैं, सूडो कोड की बात कर रहे हैं, मेजोरिटी स्टूडेंट इसी को करते हैं इसलिए। अब क्या कह रहा है बेटा, ऐड करने को कह रहा है कि कमेंट्स आप क्या करें, एक्सप्लेन करें कि आपने क्या काम कहां पर किया है। सही है सर। और एरे वगैरह को डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, जो आपने वहां पर मेंशन कर दिए हैं उन एरेज को आप डायरेक्टली यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा मैं क्या कर लेता हूं, मैं जो है वो वू टाइप को डिफाइन कर देता हूँ, इनिशियलाइज कर देता हूँ। इनिशियलाइज करने को इन्होंने कहा, डिक्लेयर करने को नहीं कहा। तो बेटा सबसे पहले जो बात शुरू करेंगे वो आप कमेंट से बात शुरू करेंगे। देखिए मैं यहाँ पर कमेंट ब्लैक से कर देता हूँ ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग रहे चीजों की। तो डिक्लेरेशन जो हमें करनी नहीं है, हमें क्या करना है सर, हमें इनिशियलाइजेशन करनी है। सो इनिशियलाइजेशन ऑफ वुड टाइप एंड प्राइस एरे। इनिशियलाइज करने के 2 मार्क्स मिलेंगे या एक? यार ये तो उन्होंने मार्किंग स्कीम में मेंशन किया हुआ होता है, लेकिन ओवरऑल आपके जो डिवाइड डिवीजन होती है वो इसी तरह से ही होती है। सही है, तो सबसे पहले बेटा आपने यहाँ क्या लिखना है, इनिशियलाइजेशन ऑफ वुड टाइप एंड प्राइस एरे। ठीक है बेटा। अब
सबसे पहले बेटा हमारे पास, मैं चले वूड टाइप को एक्सेस कर लेता हूँ, लिख लेता हूँ ताकि आपके लिए आसानी रहे चीजों को लेकर। सो बेटा यू विल राइट हियर वूड टाइप, इसकी फर्स्ट पोजीशन पे बेटा क्या आ जाएगा, लैमिनेट आ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे सर, नहीं वो आपको डिक्लेरेशन कर सकते हैं आप, इनिशियलाइजेशन तो आपको अलग अलग ही देनी है ना, तो इसलिए सही है बेटा। फिर आ जाएगा वूड टाइप, और यहाँ पे बेटा थर्ड पोजीशन पे आप क्या रख लेंगे सर इसके, ओ का जाएगा। सही है, तो थ्री आपने क्या कर दिए सर, वुड टाइप्स आपने डिफाइन कर दिए, सबके अलग अलग प्राइस भी हैं हमारे पास। फिर हमारे पास बेटा क्या प्राइस एरे है, फर्स्ट पोजीशन पे बेटा क्या लिखेंगे हम, प्राइस कितने, 29.99, ठीक है। प्राइस टू पे क्या है सर, और फिर बेटा क्या आ जाएगा, प्राइस थ्री आ जाएगा विच इज 54.99, ओके। सही है बेटा, तो ये इस तरीके से सर आप क्या कर देंगे, सारे के सारे एरेज को डिक्लेयर कर लेंगे। अब उसके बाद बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो समझने वाली है वो ये है सर, कि ये पहला वाला काम तो हमारा हो गया। अब हमने जो चीजें इनपुट लेनी है वो सबसे पहले बेटा क्या इनपुट लेना है, कस्टमर्स नेम इनपुट लेना है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें कुछ चीजें हैं जिनका आपने जो है वो ख्याल रखना होगा। अच्छा देखिए बेटा, तो अब हमारे पास सर ये सारे के सारे एरेज क्या हो गए बेटा, डिक्लेयर हो गए, इनिशियलाइज हो गया बेसिकली। ठीक है, इनिशियलाइज होगा, इनिशियलाइज होने के बाद बेटा अब हमने क्या करना है, अब हमने करना ये है कि सबसे पहले हम ये करेंगे सर कि हमें इनपुट लेनी है कुछ चीजें, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज याद रखें, क्या कस्टमर्स नेम वगैरह इनपुट लेना है, यस इनपुट लेना है। कस्टमर नेम इनपुट है, रूम लेंथ इनपुट है और विड्थ इनपुट है, ठीक है। अच्छा, क्योंकि हमारे पास कस्टमर्स कितने, 100 है, तो हम लोग कस्टमर नंबर एक वेरिएबल बना लेते हैं, ठीक है, और उसको हम लूप में चला देंगे। कस्टमर नंबर फर्स्ट टाइम पे 1 होगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, वेरिएबल बनाना जरूरी है। वेरिएबल बना लें। और इसके अलावा क्या लॉजिक हो सकती है, फॉर 1 to 100। ऐसे कर लें, ये भी एक लॉजिक हो सकती है। लेकिन इन्होंने क्या बात बोली है कि कंटिन्यू टू एक्सेप्ट द नेक्स्ट कस्टमर, तो वो पूछ सकता है कि अगर नेक्स्ट कस्टमर अगर चाहिए हो सकता है तो हम नेक्स्ट आगे चले जाएंगे, सही। इसीलिए हम एक वेरिएबल बेटा यहाँ पर क्या बना करेंगे, डिफाइन कर देंगे। इनिशियलाइज तो उसने करने को कहा है, डिक्लेरेशन करने को नहीं कहा। तो आप सर सबसे पहले क्या करेंगे, कस्टमर का एक वेरिएबल सेट कर लेंगे जिसको आप बोलते हैं यहाँ पे बेटा कस्टमर नंबर, ठीक है जी। कस्टमर नंबर बोल दें और इसकी बेटा वैल्यू क्या हो गई है, 1 हो गई है। सही है सर, अभी कस्टमर नंबर 1 की बात हो रही है। अब बेटा हमने क्या करना है यहाँ पर, अब हमने जो है वो वाइल का लूप स्टार्ट करना है। सही है जी, आप वाइल से स्टार्ट करते हैं बात को। अच्छा, फिर उसके बाद कंडीशन वगैरह अभी छोड़ दें फिलहाल, इसको अभी हम एंड में डिस्कस करते हैं, कहाँ रोकना है किस तरह रोकना है वो छोड़ दें आप। अभी फिलहाल फर्स्ट कस्टमर की बात कर रहे हैं, ठीक है। रिपीट से कर ले, फॉर से कर ले, ठीक है। लेकिन फॉर से मसला ये है कि अगर 100 से ज्यादा अगर कस्टमर्स के लिए हुआ तो फिर वहां पे मसला आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन के अंदर इन्होंने वैसे बोल दी ये बात, 100 कस्टमर्स ही मांगे। अप टू 100 कस्टमर्स हैं, ठीक है। तो लेकिन वाली जो बात होगी वो द फर्स्ट सेकंड थर्ड के बाद वो नेक्स्ट कस्टमर की बात कर रहा तो इसको आप फॉर लूप से भी कर सकते हो, 1 से लेके 100 तक आप चला लो, ठीक हो गई बात। तो चले अभी हम इस लाइन को छोड़ देते हैं, ठीक है, इसको फॉर द टाइम बिंग हम अभी छोड़ देते हैं, एक लाइन की बात है, ठीक है। अच्छा, अब जो इंपॉर्टेंट चीज है सर वो क्या है, वो ये है कि अब हमने इनपुट क्या क्या करना है। अच्छा, इनपुट से पहले हमने क्या मैसेज करना है सर, था। उसने कहा ना प्रॉम्प्ट करना है,
तो बेटा प्रॉम्प्ट करने के लिए आप यहाँ क्या लिखेंगे लाजमी तौर पर, यहाँ पर मेंशन कर दें कमेंट की फॉर्म में, ठीक है। कस्टमर्स नेम, कमेंट पहले लिखते हैं और पहले कमेंट है फिर उसका एक्शन लिखें जो भी आप कर रहे हो, ठीक है। अब आपने सर इनपुट करना है, सो यू विल राइट इनपुट, और उसके बाद बेटा जो एरे का नाम है वो क्या है सर, कस्टमर है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा सर, कस्टमर नंबर आ जाएगा, सही है। जो भी आप क्या करने जा रहे हैं, अच्छा एक और चीज भी है ना यहाँ, एरे में स्टोर हो। हाँ ये एरे में स्टोर हो, एक और चीज है बेटा, एक और चीज है, हमें प्रॉम्प्ट भी तो करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे आउटपुट करके एंटर कस्टमर नेम, एंटर कस्टमर नेम, और उसके बाद बेटा फिर आप यहाँ क्या लिखेंगे, इनपुट, और उसके बाद यहाँ पर क्या मेंशन करेंगे सर, कस्टमर, नंबर और नहीं एरे का नाम कस्टमर है, और ब्रैकेट के अंदर आप क्या लिखेंगे सर, नेम आएगा। कस्टमर नंबर लिखेंगे सर। तो नेम भी नहीं है। क्यों आएगा यहाँ पे, एरे के अंदर जब भी हम डिक्लेरेशन की बात करते हैं बेटा, तो एरे के अंदर पोजीशन चाहिए ना, कस्टमर की फर्स्ट पोजीशन पे जाएगा। तो अब वन लिखेंगे तो उसको टू कौन करेगा, तो इसलिए वेरिएबल लिखते हैं, ताकि वेरिएबल को तो +1 करना आसान है ना, तो इसीलिए ये काम किया जाता है, सही है। तो यहाँ इसलिए हम लोग कांस्टेंट नहीं लिखते, यहाँ वेरिएबल लिखा जाता है। तो बेटा यहाँ कस्टमर एरे का नाम आ गया, और उसके बाद लूप का जो वेरिएबल होगा वो क्या होगा सर, कस्टमर नंबर होगा, इसीलिए तो मैंने उसको लास्ट में इनिशियलाइज कर दिया 0 से, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे क्या आ गया, कस्टमर नंबर आ गया। अब उसके बाद बेटा हमने क्या इनपुट करना है सर, रूम लेंथ और रूम की क्या करनी है सर, विड्थ इनपुट करनी है, ऐसे ही होगा। अब इसके लिए मैं आपको मशवरा दूंगा कि अगर आप वैलिडेशन कर रहे हो ना, तो वैलिडेशन जो है ना वो आप रिपीट से कर लो तो ज्यादा बेहतर हो जाता है, आसान हो जाता है, ठीक है, वो आपके लिए आसान हो जाता है। तो कस्टमर नेम तो सर हमारे पास क्या हो गया, इनपुट हो गया, अब रूम लेंथ और विड्थ इनपुट लेंगे, सही है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे इनपुट रूम लेंथ, सही है बेटा। यहाँ क्या करेंगे, यहाँ मेंशन करेंगे कि रूम लेंथ हम क्या करने जा रहे हैं, इनपुट करने जा रहे हैं, ठीक है जी। अब उसके बाद यहाँ पर आप क्या लिख देंगे सर, क्वेश्चन लिखेंगे, सॉरी आउटपुट करके लिखेंगे यहाँ पर, अच्छा। अब इसको अगर मेरा मशवरा ये है कि अगर आप इसको वैलिडेट कर लें तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा सर, आसान हो जाएगा। तो आप यहाँ लिखेंगे रिपीट, रिपीट करके बेटा आपने यहाँ क्या करना है, मैसेज डिस्प्ले करना है। एक साथ लेंथ और विड्थ ही कैसे लेंगे, उनको अलग अलग वैलिडेट करना है ना। अगर एक साथ इनपुट लेंगे लेंथ और विड्थ, तो दोनों को अलग अलग कैसे आप सेट करेंगे, मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। अच्छा ये कि एक लूप के अंदर विड्थ को ले लें, एक लूप के अंदर जो है वो लेंथ को ले लें, रिपीट में बनाना। ताकि अगर गलत हो तो दोबारा चलता रहे। क्वेश्चन में उसने बोला है ना कि अनटिल करेक्ट नहीं हो जाता, देखो ना ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये रहा, सही है। जब तक वैलिड नहीं होता जब तक आपने ये काम करना। तो बेटा यहाँ पर आपने क्या लिखना है, एंटर रूम लेंथ, सही है। और उसके बाद बेटा आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, इनपुट। अच्छा अब इसमें एक और चीज भी होती है बेटा, आउटपुट एंड एरर मैसेज एंड रिक्वायर्ड द मेजरमेंट टू बी री एंटर, कि अगर यूजर ने गलत एंटर किया है तो मैं एरर मैसेज भी आना चाहिए। तो आपका मैसेज होना चाहिए कि एंटर करेक्ट रूम लेंथ। तो अगर गलत भी दिया होगा तो ये दोबारा चलेगा, तो यही फील आएगा कि हमारे पास ये एरर मैसेज है, और आप दोबारा से क्या करेंगे, री एंटर करेंगे, ठीक है। एंटर करेक्ट रूम लेंथ,
सही है बेटा। और उसके बाद आप इनपुट करके क्या लिख देंगे सर? फिर आप इनपुट करके सर यहाँ लिखेंगे रूम लेंथ का वेरिएबल रख लें आप, रूम लेंथ ही बोल रहे हैं इसको, ठीक है। सर हम ये वाले वेरिएबल्स इनिशियलाइज नहीं करेंगे तो लिखिए नहीं, ये इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी इनपुट हो रहे हैं और वैलिडेट आप कर देंगे, सही है। अच्छा, अब ये देखें सर, रिपीट के लूप में आपको ये चीज बेटा क्लियर होनी चाहिए कि जब तक आपके पास सही इनपुट नहीं आएगा जब तक ये दोबारा चलेगा। और सही इनपुट की क्या पहचान है? सही इनपुट की पहचान ये कि जो रूम लेंथ है हमारी वो बेटा किस रेंज में होनी चाहिए? 5 से बड़ी बट ठीक है, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1.5। ग्रेटर देन ग्रेटर देन क्या कह रहा है? बिटवीन बोला है ना उसने। बिटवीन 1.5 एंड 10 इंक्लूसिव 10 इंक्लूसिव है ना बेटा। 10 इंक्लूसिव मतलब ये कि 1.5 भी आएगी तो ठीक हो जाएगा। समझ आ रही है? इंक्लूसिव का वर्ड है ना। अगर एक्सक्लूसिव के साथ नहीं है, दोनों के साथ 10.5 भी सही है और 1.5 भी ठीक है। अगर वो कहता है एक्सक्लूसिव, इसका मतलब 1.5 से बड़ी और 10.0 से छोटी, वो रेंज के अंदर आ जाता, रेंज तक है ये सारा, सही है। ये छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं जो कि आपको क्लियर करने होते हैं। तो अब यहाँ पर आपके पास अनटिल करके सर आप क्या करेंगे? रूम लेंथ लगाएंगे यहाँ पे। और रूम लेंथ अगर आपकी सर क्या होगी सर? बराबर हो जाएगी किसके? अच्छा, ग्रेटर देन 1.5 ठीक है, एंड रूम लेंथ लेसर देन इज इक्वल टू 10.0। तो बेटा इस केस में जाके ये कोड क्या कर जाएगा? रुक जाएगा। समझ आ रही है मेरी बात? अब अभी अभी इसको बैठे बैठे अज्यूम कर लो 5.0 ठीक है। 5.0 अगर लेंथ दी इसने तो 5.0 रूम लेंथ जो है वो 5.0 1.5 से बड़ी है, यस, और 10.0 से छोटी है। दोनों केस वैलिड हो गए, आउट हो जाएगा, लूप रुक जाएगा। यानी सही आया तो लूप रुक जाएगा, गलत आएगा तो लूप चलेगा, क्योंकि फॉल्स पे चलता है ना ये लूप। अब इसी तरीके से बेटा अब आपने क्या करना है? देखिए सोचने वाला काम है, वरना है बहुत, मतलब ऐसा नहीं है कुछ कोई नामुमकिन चीज आपको करने के लिए दे दी। अगर आप सुकून से सोचेंगे चीजें हो जाएंगी। वैलिडेशन आपको आनी चाहिए इस केस में। फिर इसके अलावा बेटा आपके पास क्या होगा? इनपुट रूम वेट आ जाएगा। अब उसके बाद सर दोबारा से यहाँ पर आपने क्या करना है सर जी? आपने दोबारा यहाँ पे लगाना है रिपीट, और ये सेम कंडीशन है दोनों की। और अच्छा, वैसे आपकी बात जो थी ना बेटा कि आप कह रहे थे दोनों एक जगह पे कर लें, तो फिर ये कि यहाँ पर अंटिल में वैल्यू ज्यादा आ जाएगी। आप लिखोगे रूम लेंथ ग्रेटर देन इज इक्वल टू 5 एंड रूम लेंथ लेसर देन 10.0। फिर इसी तरीके से एंड लगा के ब्रैकेट बनाना है आपने, और विड्थ के लिए भी लिखना है, और फिर ये दोनों चीजें आ सकती, फिर ये हो जाए, उस केस में ही हो सकता है। ठीक है जी, लेकिन फिर आप इसमें मैसेज क्या करेंगे? तो बेहतर यही है कि आप अलग अलग कर लीजिए। ठीक हो गई बात सर? तो रूम की क्या आ गई यहाँ पे सर? हमारे पास विड्थ हो गई, और यहाँ हम इनपुट करके क्या लिखेंगे सर? इनपुट रूम विड्थ अंटिल वैलिडेशन दोनों की सेम ही है, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1.5 एंड सही है सर। ये दो काम हो गए हमारे। अब सर हमने क्या करना है? सेकंड पॉइंट पे चलते हैं सर। सर जी ये फर्स्ट वाला काम हो गया, चेक भी कर लिया, थर्ड भी, सेकंड भी हो गया, थर्ड भी हो गया। अब क्या कह रहे हैं? कैलकुलेट द एरिया ऑफ रूम, मल्टीप्लाई देम टुगेदर। मल्टीप्लाई करें दोनों को ताकि आप क्या कर सके? एरिया निकाल सकें। ठीक है, अब आप ले लें रूम एरिया का वेरिएबल यहाँ पे। सही है जी, तो आप यहाँ लिखेंगे कैलकुलेट रूम एरिया। अच्छा, इसमें देख लें इन्होंने कोई वैलिडेशन दी है? रूम एरिया क्या करना है सर? आपने यहाँ पे कैलकुलेट करना है इनपुट, सही है। अच्छा, एक और चीज मैं ऊपर देख लेता हूँ कि अगर इन्होंने दी हो तो
रूम एरिया इन्होंने क्या बोला, ये तो 1 डेसिमल प्लेसेस हो गया, ठीक है। और अगर इन्होंने ये बात बोली है कि एरिया जो होगा राउंड अप टू द नेक्स्ट होल नंबर, पॉइंट डेसिमल में बेस का बोला है तो उसमें कुछ लगाना पड़ेगा। नहीं कुछ नहीं लगाना। उसने अगर क्या कहते हैं 9.57 डाल दो तो वो तो तब भी 10.0 से छूटा है। नहीं ठीक है, इसकी कोई वैलिडेशन नहीं लगेगी, इसकी कोई वैलिडेशन नहीं लगेगी। चले जी, अब बात को आगे लेके चले। अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको कंफ्यूज कर रही होती हैं, ठीक है। तो अब इसको हम कर सकते हैं। अब हमने क्या कैलकुलेट करना है सर, अब हमने रूम एरिया कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे सर, कैलकुलेट रूम एरिया। उसके लिए सर आपने क्या करना है, लेंथ को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, विड्थ के साथ, ताकि आपके पास क्या आ जाए सर, एरिया आ जाए। अच्छा देखिए, इसमें आपने जो विड्थ कैलकुलेट की होगी ना, अच्छा इन्होंने 1 डेसिमल प्लेस बोला है ना, तो 1 डेसिमल प्लेस का कितना बड़ा मसला नहीं है। आप एक काम करने, राउंड का फंक्शन लगा, राउंड का फंक्शन लगा दें, उससे आप 1 डेसिमल प्लेस पे पहुंच जाओ। राउंड का फंक्शन डाला है। राउंड का फंक्शन लगेगा रूम लेंथ और रूम विड्थ के ऊपर, और इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करके कहाँ रख लोगे, रूम एरिया के अंदर रख तो लोगे। 100 के बाद लगेगा। हाँ, अंटिल के बाद लगेगा, क्योंकि देखो इनपुट तो आ चुका है ना, 1 डेसिमल प्लेस कंसीडर करने को कह रहा है वो तो आपने क्या करना है, आप, मैं बता देता हूँ, उसकी बड़ी सिंपल लॉजिक है। आप लिखें यहाँ पे रूम एरिया, ठीक है बेटा। उसके बाद आप यहाँ क्या लिखेंगे, राउंड लगाएंगे, और उसके बाद हमारे पास रूम, पहले हमने क्या इनपुट लिया था, रूम लेंथ, और उसके बाद कॉमा लगा के 1 कर दें। राउंड का फंक्शन इसलिए लगाया ताकि उसको क्या कर दे, 1 डेसिमल प्लेस पे राउंड कर दे, ठीक है। और उसके बाद बेटा फिर हम यहाँ क्या करेंगे, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे अगेन, दूसरे वाले को भी राउंड कर लें आप। करेंगे आपके राउंड राउंड लिखेंगे, उसके बाद उसके अंदर 2 पैरामीटर्स जाएंगे, सही है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप पहले वैल्यूज लिख लें फिर फंक्शन लिखें, वो एक साथ ही आएगा, सही है सर। इन दोनों का आपने क्या कर देना है सर, मल्टीप्लाई कर देना है, देन यू विल गेट द वैल्यू। और उसके बाद फिर इन्होंने क्या कहा है सर, राउंड अप और इसको क्या करना है सर, राउंड अप टू द नेक्स्ट होल नंबर। नेक्स्ट होल नंबर में राउंड करने का देखें सिंपल तरीका है, इंटीजर वाला तरीका भी होता है एक, ठीक है, वो भी आपको नेक्स्ट नंबर पे ले जाता है, ठीक है। और एक और तरीका भी होता है, वो ये है कि आप क्या करें, यहाँ पे आप लिखें रूम एरिया, ठीक है बेटा। आप लिखें यहाँ पर रूम एरिया, उसके बाद बेटा यहाँ लगाएंगे आप राउंड फंक्शन, जो भी आपके पास वैल्यू आई होगी उसमें प्लस 0.5 कर दें और कॉमा करके 0 लगा दें, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा सर, वो राउंड हो जाएगा, यानी पॉइंट से पहले वाली वैल्यूज में वो कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर मिसाल के तौर पे 56.3 आ रहा है तो वो क्या बन जाएगा, 56 बन जाएगा। कैसे सर लेकिन इसमें कम नहीं करना, मतलब अगले होल नंबर पे जाना। नेक्स्ट होल नंबर है ना, तो वो पॉइंट से पहले वाली वैल्यू को ही राउंड करेगा, राउंड ऑफ में नहीं सुनना पड़ेगा। सही है। जैसे यहाँ पर हमारे पास क्या लिखा हुआ बेटा, देखो रूम एरिया, रूम एरिया प्लस 0.5, 0.5 से क्या होगा, अगर आगे चले गया ना, अगर आगे चला गया 0.5 से आगे चला गया तो वो नेक्स्ट नंबर बन जाएगा। और अगर 0.5 से छोटा होगा, जैसे अगर मिसाल के तौर पर 53.2 है, 53 है ना और 0.2 है, तो 0.2 को जब आप 0.5 के साथ ऐड करोगे तो 0.7 बनेगा। जब आप 0 लगा के राउंड करेंगे ना तो प्रीवियस वैल्यू पे रह जाएगा वो। यानी कि अगर मैं आपसे ये कहता हूं सर कि हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 56.2 या 3, अब इसके अंदर जब आप ऐड करेंगे 0.5 तो ये क्या बनेगा, और जब आप राउंड करेंगे सर तो ये आपका 56 रह जाएगा यार। 57 नहीं हुआ। नहीं, क्यों 57, एक्चुअल नंबर तो ये है सर, ये थोड़ी एक्चुअल नंबर। 0.5 ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये भी तो सिनेरियो हो सकता है। अब इस केस में कहाँ जाना चाहिए नंबर को, आप 57 पे जाना चाहिए। अब जब आप इसके अंदर 0.5 ऐड करेंगे सर तो ये क्या बनेगा, 57.13 बनेगा।
अब जब आप इसे राउंड जीरो के साथ पास करेंगे तो क्या रुकेगा? मेरी बात समझ आ रही है? यानी अगर पॉइंट के बाद की वैल्यू सर जी देखिए ना, अगर 0.5 से छोटी है तो 0.5 ऐड करने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर 0.5 से बड़ी वैल्यू होगी तो 0.5 ऐड करने से वो नेक्स्ट पे चला जाएगा। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ। क्या चीज? अगर 0.5 नहीं लगाएंगे ना तो आपका फंक्शन इसको 56 ही रख लेगा, 57 पे नहीं जाएगा। यही तो मैं आपको बता रहा हूँ। राउंड का फंक्शन जो है ना, आपको बताना पड़ता है कितने डिजिट आपने राउंड करने हैं। सर कोई क्वेश्चन जिसमें अगले उस पे ही जाना है, पीछे नहीं आना। पीछे नहीं आना। हाँ। तो उस केस के अंदर फिर आपने क्या करना होगा? उस केस के अंदर आपने जैसे अगर वो कहता है, नहीं इस तरह का सवाल वैसे हो नहीं सकता, क्योंकि इस केस में मसला ये आएगा कि अगर लेट सपोज उसने कह दिया भाई 57.9 के लिए, ठीक है, तो नेक्स्ट जो बनेगा इसका आप इसके अंदर क्या ऐड कर दें? 0.9 ऐड कर दें। क्या हो गया? 58.8 हो गया, बन गया नेक्स्ट। तो 0.9 ऐड करके इंटीजर कर दो। हाँ, हो गया नेक्स्ट। ठीक है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। वो नेक्स्ट का जो है ना वो जब यूज हो रहा है। बेटा ये बात क्लियर हो गई है? भाई देखिए 0.5 से छोटा होगा तो 0.5 ऐड करने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो पिछले वाले पे रह जाएगा। और अगर आपका 0.5 या उससे बड़ा नंबर होगा तो वो नेक्स्ट पे मूव कर जाएगा। ये चीज आपने क्लियर कर लेनी है। ठीक हो गई बात? अच्छा, अब जरा एक चीज और। अब क्या करना है सर? हमने एरिया भी कर लिया, रूम एरिया को सेट कर लिया सर। अब हमारे पास जो चीज आ गई है वो आ गई है कि हमने यूजर से इनपुट क्या करना है? चॉइस ऑफ गुड इनपुट लेनी है। और हमने क्या करना है सर? प्राइस भी साथ में उसकी कैलकुलेट करनी है। अब यूजर 1 देगा तो डेफिनेटली वो प्राइस वैसी ही आ जाएगी, जो भी यूजर ने दिया होगा उसके लिहाज से हम क्या करेंगे? उसकी प्राइस को कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है सर? अच्छा, अब इसके लिए सर आप क्या करें? अच्छा देखिए, जब इस तरह का सवाल होता है ना तो आप आउटपुट पे मैसेज डिस्प्ले भी करते हैं कि क्या आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आप सर क्या करेंगे? यहाँ पर आपने कमेंट करके लिख देंगे डिस्प्ले वुड चॉइस एंड प्राइस। डिस्प्ले वुड चॉइस with its price, with its price। ठीक है जी? अब सर आगे लेके चलें तो हमारे पास जो वैल्यूज होंगी, मैसेज डिस्प्ले कर दें ना, डिस्प्ले करके आप लिख दें वुड चॉइसेस आर, वुड चॉइसेस आर, ताकि यूजर को पता हो कि कौन कौन सी जो चॉइसेस हैं वो अवेलेबल है। ठीक है, तो वुड चॉइसेस कौन कौन सी अवेलेबल है सर? हमारे पास वुड चॉइसेस हमारे पास अवेलेबल है, उसको हम आउटपुट करेंगे। और वो किसके साथ कर सकते हैं? लूप के साथ कर सकते हैं। आप एक लूप चलाएं यहाँ पे, फॉर काउंट 1 2 3। ठीक है बेटा? और उसके बाद यहाँ पर आप क्या कर दें? आउटपुट कर दें। और काउंट की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। क्या आ जाएगा यहाँ से बेटा? 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर आप स्पेस ऐड कर दें। स्पेस के बाद आप लिख दें यहाँ वुड टाइप। ठीक है जी, और ब्रैकेट के अंदर आप क्या लिख देंगे सर? यहाँ पे काउंट लिख देंगे। और साथ साथ उसके अगर आप प्राइस देना चाह रहे हैं तो प्राइसेस भी आ जाएंगे। मल्टीप्लाई करके बात। नहीं नहीं, सिर्फ डिस्प्ले भी तो करें कि क्या क्या आइटम्स उसको चाहिए, सिलेक्ट करना है ना उसने। और यहाँ क्या आ जाएगा बेटा? प्राइस आ जाएगा। और यहाँ पर भी आप क्या लगा देंगे? काउंट लगा। ठीक है भाई, देखें इसको डिस्प्ले जो है ना उस तरीके से हो रहा होगा कि यूजर को तीनों चीजें जो है वो इस तरह टेबल की फॉर्म में नजर आ जाएंगी। जब लूप चलेगा ना तो फर्स्ट टाइम पे इंडेक्स की वैल्यू 1 और उसके बाद लेमिनेट नजर आ रहा होगा, उसके प्राइस आएंगे। तो हम केस ऑफ अदरवाइज लगा देंगे, ऑप्शन निकाल सकते केस ऑफ अदरवाइज में तो चॉइस होती है ना, हमें चॉइस थोड़ी करना है। अभी तो हमें सिर्फ डिस्प्ले करना है पूरा मेन्यू। हैं। अच्छा, तो अभी हम डिस्प्ले कर रहे हैं, इंडेक्स की वैल्यू 1 है, वुड टाइप के एरे में से लेमिनेट लिखा आएगा, प्राइस में से इसका 29.9 लिखा हुआ आएगा। ठीक है, मसला नहीं है।
ठीक है, इसी तरह से सेकंड पे, इसी तरह से बेटा थर्ड पे। ओके, चले अब बात को आगे लेके चलते हैं सर। ये क्या हो गई, चीजें सिर्फ डिस्प्ले हुई हैं, कैलकुलेट नहीं हुई है अभी। कैलकुलेट जब होंगी जब यूजर सिलेक्ट करेगा। अब उसके बाद यूजर ने क्या करना है सर, यूजर ने इनपुट करनी है चॉइस। अगेन इसको हमने क्या करना होगा सर, वैलिडेट करना होगा। और जब तक वैलिडेट करते रहेंगे जब तक वो यूजर सही चॉइस नहीं देता 1 से लेकर 3 तक, तो उसके लिए आपने सर यहाँ क्या करना है, यहाँ पर आपने लिखना है इनपुट वूड टाइप। कमेंट में क्या लिखेंगे आप, इनपुट वूड टाइप। वूड टाइप को बेटा आप क्या करने जा रहे हो, यहाँ पर इनपुट करने जा रहे हो। उसके लिए बेटा आपने यहाँ क्या करना है, उसके लिए आपने इनपुट लेना है। लेकिन अगेन मैं वही वाली लॉजिक लगा रहा हूँ, रिपीट का लूप आप लिखें यहाँ पर। उसके बाद बेटा यहाँ पर आप लिखें इनपुट। उसके बाद बेटा आप यहाँ पर ले लें वूड चॉइस। ठीक है जी, और ये लूप जब तक चलता रहेगा जब तक वूड चॉइस किस रेंज में नहीं होगी बेटा, वूड चॉइस ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 होनी चाहिए एंड सर ये तो अपनी सिलेक्शन कर रहा है ना। हाँ, अब ये सिलेक्शन हो रही है। ठीक है, कि 1 या 1 से बड़ी हो और लेसर देन इज इक्वल टू क्या हो बेटा 3 हो। अब अगर इसने 1 दिया तो भी रुक जाएगा लूप, 2 देगा तब भी रुक जाएगा लूप, 3 देगा तो भी रुक जाएगा लूप। सही है। अब उसके बाद बेटा हम क्या करेंगे, अब उसके बाद सर हमने वूड चॉइस इनपुट ले ली सर। अब हम वूड कॉस्ट निकालेंगे। ठीक है, वूड कॉस्ट निकाल के अब हमने क्या करना है, इसके अंदर कैसे नहीं कर सकते कि जो जो भी चॉइस ऑफ वुड ली है उसी के साथ उसकी प्राइस दिखा दें नीचे। आप निकालेंगे ना, पहले तो इनपुट होगा ना, पहले इनपुट होगा और उसके बाद जब इनपुट हो जाएगा तो फिर हम प्राइस करेंगे ना। प्राइस तो यहाँ दिखा दी ना बेटा हमने, तो यहाँ प्राइस आ तो गई। हमने ये रहा ना प्राइस की बेटा, यही तो मैं बता रहा था अभी, ये जो आपको नजर आ रहा है ना यहाँ पे वूड टाइप के साथ ही तो उसकी प्राइस आ रही है। ठीक है, ये जो पीछे लूप चला है ये वाला जो लूप है ना, वूड टाइप और प्राइस यहीं पे तो आ रही है इसके साथ साथ, और 1 भी आ रहा होगा। तो ये 1 पे लिखा हुआ आ रहा होगा इस तरह से लेमिनेट, इस तरह से तीनों चीजें आई होंगी। ठीक हो गई बात। अब उसके बाद बेटा अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पर उसकी वुड के प्राइस कैलकुलेट करना है। ठीक है, फिर आप यहाँ लिखेंगे कैलकुलेट, कैलकुलेट वुड प्राइस, बस ये भी लिख दें तो ठीक है। ठीक है, कैलकुलेट टोटल वुड प्राइस लिख दें। अब उसके बाद बेटा हमारे पास यहाँ क्या आएगा सर, यहाँ पे हम लिखेंगे वुड कॉस्ट, और वुड कॉस्ट बेटा हमारे पास यहाँ पे बराबर किसकी हो जाएगी, एरिया टाइम्स रूम एरिया जो हमने निकाला था इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, चॉइस जो भी यूजर ने वुड चॉइस दी होगी। तो यहाँ आप लिखेंगे बेटा प्राइस। ठीक है, प्राइस के टेबल में, और यहाँ क्या आ जाएगा बेटा आपके पास वुड चॉइस आ जाएगी। अब अगर यूजर ने 2 सिलेक्ट किया होगा तो सेकंड वाली की प्राइस मल्टीप्लाई होगी, यूजर ने 3 सिलेक्ट किया होगा तो थर्ड की प्राइस होगी, 1 दिया होगा तो 1 की प्राइस होगी। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ टोटल क्या आ गई सर, कॉस्ट भी आ गई। अब हमने क्या करना है सर, ये देख अब हमने क्या क्या चीजें कर ली सर, जल्दी 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 इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर हम देख लेते हैं। सर जी देखें, हमने ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, इनपुट कर ली चॉइस, ठीक है, प्राइस कैलकुलेट कर ली, ठीक है, कैलकुलेट कर ली प्राइस। अब इसे रेलेवेंट एरे के अंदर हमने क्या करना है, स्टोर करना है। कस्टमर ठीक है, और वो एरे का नाम क्या है सर, कस्टमर है यार, ऐसी बातें करो। कस्टमर में तो सिर्फ नाम आएगा ना, कोटेशंस के टेबल में सारी चीजें आएंगी ना। तो चलें सर, यहाँ पर देखें 2D एरे ना, तो 2D एरे के अंदर अगर आप देखें सर, तो मैंने आप लोगों को बताया था अभी कस्टमर नंबर कौन सा चल रहा है, 1 चल रहा है, तो कोटेशंस की रो क्या होगी, 1 ही होगी, बस कॉलम क्या हो जाएंगे हमारे, चेंज हो जाएंगे। यानी कि अगर मुझे इस जगह पे डाटा एंटर करना है तो इस जगह के एंटर करने के लिए मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, कोटेशन, यहाँ पर क्या आ जाएगा कस्टमर नंबर,
कॉमा 1। यहाँ पर क्या चीज जाएगी बेटा, यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू जाएगी वो जाएगी सर, उन्होंने दिया हुआ होगा यहाँ पे लेंथ, यहाँ क्या जाएगी लेंथ। फिर इसी तरह नेक्स्ट लाइन के ऊपर हम करके क्या लिखेंगे 2 में क्या डेटा जाएगा बेटा, जाएगी। वेट जाएगी, फिर एरिया जाएगा, फिर चॉइस ऑफ वुड जाएगी और फिर प्राइस जाएगा। समझ आ गई सर बात। तो अब यहाँ पर आपने सर वापसी आना है। अब हम यहाँ क्या करने जा रहे हैं सर, अब हम यहाँ पर स्टोर करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप लिखेंगे स्टोर रेलेवेंट डाटा टू दी एड्रेस टू दी एरे। चले जी, स्टोर दी relevant data into कोटेशन एरे। कोटेशन एरे के अंदर हमने क्या करना है, कोटेशंस एरे, बल्कि चले कोटेशन से लिखते हैं तो काफी हो जाएगा। सही है सर। चले अब जरा जल्दी से डाटा जो है वो लिखते हैं। आसान है ये सारी चीजें बेटा, इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपने कंसंट्रेशन से चीजों को लेके चलना है। कोटेशंस यहाँ पर क्या आएगा बेटा, क्योंकि फर्स्ट कस्टमर की बात हो रही है, रो 1 है। ठीक है जी, अभी हम रो 1 का डाटा फिल कर रहे हैं। इसी तरह जब नेक्स्ट टाइम चलेगा कस्टमर 2 हो चुका होगा, कस्टमर 2 के लिहाज से होगी चीजें। ठीक है जी, 1, फिर इसी तरीके से बेटा लूप चलेगा। ये लूप के अंदर ही तो चल रहा है बेटा, वाइल वाला ऊपर मैंने बोला था ना कि चलेगा हमारा, हाँ, तो उसी के अंदर तो होंगी ये सारी चीजें। ठीक है जी, ये सारे का सारा डाटा बेटा इसमें क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा। कैसे करेंगे हम यहाँ पर, फर्स्ट टाइम पे क्या एंटर करेंगे भाई, रूम लेंथ है, फिर क्या था सर, रूम विड्थ है, फिर उसके बाद बेटा रूम एरिया है, उसके बाद बेटा क्या है, वुड चॉइस है, और फिर क्या है सर, वुड प्राइस था, वुड कॉस्ट था, कॉस्ट बेटा कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट लिखा था ना, क्या चीज, इस तरह कस्टमर नेम के आगे, कस्टमर नेम के आगे क्या, मतलब कस्टमर नंबर के आगे रूम में इस तरह करके मिलता है। और किस तरह लिखेंगे, मतलब कस्टमर का अलग है। नहीं बेटा, अभी तो हमारे पास रो 1 चल रही है ना। अभी मैंने यहाँ क्या मैं आपको बता रहा था कि जब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, जब मैं यहाँ पर ये लिख रहा हूँ कोटेशंस, और यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास, कस्टमर्स नंबर कॉमा 1, तो इसका मतलब रो ये रही, ये जो है ये रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो 1 है बेटा ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कि फर्स्ट कॉलम के अंदर। फर्स्ट कॉलम के अंदर हमारे पास क्या जा रहा होगा, यहाँ पे रूम लेंथ जा रही होगी, फिर उसके बाद उसी एरे के अंदर बेटा कस्टमर नंबर में क्या जा रहा होगा, सेकंड कॉलम के अंदर कस्टमर नंबर 2 के अंदर हम क्या सेट कर रहे होंगे बेटा, यहाँ जाएगा डाटा। फिर जब ये 3 होगा तो डाटा कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। जब ये 4 होगा बेटा तो डाटा कहाँ जाएगा, समझ आ रही है। अभी ये एक ही कस्टमर की बात हो रही है, जब लूप दोबारा चलेगा तो कस्टमर नंबर 2 हो चुका होगा, तो उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पे जाएंगी। सर अगर वो कहे कि हर हेडिंग पे डाल के फिर उसके नीचे इसको पढ़ना है, क्या मतलब, और जैसे फर्स्ट कॉलम रूम लेंथ ऊपर लिखा होना चाहिए और उसके नीचे कोटेशन आनी चाहिए, और फिर उस कोटेशन को पूरा, वो तो मैसेज के लिए, वो तो बेटा मैसेज के लिए, डाटा के अंदर थोड़ी, अब एरे के अंदर थोड़ी इतनी सारी चीजें डालेंगे। एरे के अंदर तो सिर्फ वो डाटा जाएगा ना बेटा जो कि न्यूमेरिकल डिफाइन हुआ है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू जाएगी। ऐसा थोड़ी है कि एरे के अंदर आप स्ट्रिंग भी डालो न्यूमेरिक वैल्यू भी डालो। एक एरे जो होता है वो एक डाटा टाइप का होता है ना,
मल्टीपल वैल्यूज थोड़ी स्टोर करेगा। सही है, एरे की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है? कलेक्शन ऑफ सिमिलर डाटा टाइप। तो सिमिलर डाटा टाइप स्टोर होगी ना, सारा देखो न्यूमेरिकल डाटा जा रहा है, वुड कॉस्ट भी न्यूमेरिकल है, वुड चॉइस भी न्यूमेरिकल है, ये सारे जो है वो एरे की जो डाटा टाइप होगी ना कोटेशंस की, इसकी रियल डाटा टाइप होगी। सही है, इसके अंदर आप स्ट्रिंग डाटा नहीं डाल सकते। ठीक है बेटा, फिर ये कोटेशंस आ गया, यहाँ पर कोटेशन आ गया बेटा, फिर उसके बाद यहाँ पर भी कोटेशंस आ गया और यहाँ पर भी कोटेशंस आ गया। सही है बेटा। नेक्स्ट पर आइए बेटा, नेक्स्ट पे क्या कह रहे हैं? नेक्स्ट पे ये बात कह रहा है कि ये चीज हो गई है, कस्टमर कोटेशंस हमने क्या कर दिया, सेव कर दिया। अब क्या कर रहा है, आउटपुट कर रहा है। रेलेवेंट एरे के अंदर डाटा सेव करके, अच्छा रेलेवेंट के अंदर एक चीज तो रह गई, हमने कस्टमर का नेम भी तो सेव करना था, वो हमने एरे में रखा है या नहीं रखा? हाँ, वो तो हमने एरे में ही रखा है, तो वो एरे में आ गया। ठीक है, अब जो चीज रह गई है वो क्या रह गई है सर? कस्टमर की कोटेशंस इसके नाम के साथ डिस्प्ले कर दो। तो बेटा डिस्प्ले करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? डिस्प्ले करने के लिए हमें जो है बेटा वो लूप चलाना पड़ेगा। ठीक है, और फाइनल कोटेशंस हमें आउटपुट करनी है कस्टमर नेम के साथ। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे बेटा? अब जो लास्ट 2 पॉइंट्स रह गए उसके ऊपर बात करनी है। तो सर आप यहाँ पर लिखेंगे फाइनल कोटेशंस बोल दें या फाइनल आउटपुट बोल दें, फाइनल डाटा विद कोटेशंस, फाइनल कस्टमर डाटा विद कोटेशंस, फाइनल कस्टमर डाटा विद कोटेशंस बेटा। सही है जनाब, अब आगे चलते हैं, बात को देखेंगे। अच्छा बेटा चलें, अब कस्टमर्स डाटा हमने करना है। अच्छा, इसमें इन्होंने क्या क्या चीजें बोली है? कस्टमर डाटा में सारा डाटा बोला है या कुछ चीजें बोली हैं? इन्होंने कहा है कि कस्टमर का नेम, उसकी वूड चॉइस और प्राइस, 3 चीजें हमें क्या करनी है? आउटपुट करनी है। कस्टमर नेम 1D एरे से आ जाएगा, वूड चॉइस कहाँ से आएगा? 2D एरे से आएगा, कोटेशन से। ठीक है, और उसके बाद उसकी प्राइस। ठीक है, तो 3 चीजें हमें क्या करनी है? आउटपुट करनी है। तो उसके लिए सर हम क्या कर रहे हैं? अब हम यहाँ लिखेंगे आउटपुट करके मैसेज लिख दें, आउटपुट। आउटपुट करके बेटा क्या लिखेंगे आप यहाँ पे? कस्टमर और कस्टमर आ जाएगा। एरे का नाम क्या बेटा? कस्टमर। और जो एरे का जो टॉप पे जो एरे चल रहा है उसके अंदर क्या दिया हुआ सर? यहाँ पे कस्टमर नंबर दिया हुआ। सही है, और उसके बाद बेटा फिर आपने क्या आउटपुट करना है? ठीक है, वूड चॉइस। तो वूड चॉइस किस एरे से है? वूड टाइप से। ठीक है, आप लिखेंगे कस्टमर वूड चॉइस, और वो कहाँ से आएगी सर? वूड टाइप से आएगी, और उसका जो इंडेक्स होगा वो क्या होगा सर? वूड चॉइस से आएगा। हमने वहां पर जो वेरिएबल रखा था वो क्या रखा था? वूड चॉइस रखा था। ठीक है, फिर उसके बाद बेटा हमने क्या आउटपुट करना है? प्राइस। प्राइस कहाँ मौजूद है सर? कोटेशंस में मौजूद। कस्टमर या कॉस्ट प्राइस कह लीजिए, जो उसने चीजें सिलेक्ट की उसकी बेस के ऊपर कोटेशन। उसके बाद बेटा यहाँ क्या आएगा? नहीं, वूड कॉस्ट क्यों आएगा यहाँ पे? कस्टमर नंबर होगा ना यहाँ पे। कस्टमर नंबर किस कस्टमर का चाहिए? सही है, देखें बेटा, देखें 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 देखें, हमें अभी इस केस में जो प्रिंट करना है, प्राइस करनी है ना। प्राइस कहाँ से हुई है? देखें, यहाँ है डाटा रेलेवेंट, और यहाँ से क्या हो रहा है? कस्टमर सिलेक्ट हो रहा है। तो फर्स्ट पोजीशन से तो कस्टमर आ गया, जो भी कस्टमर होगा, और उसके बाद प्राइस किस पोजीशन पे मौजूद है? देख लेते हैं, 5 पर है ना? 5 पर, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा सर हमारे पास? कस्टमर नंबर कॉमा 5 आ जाएगा। ओके, क्लियर है सर? कोई मसले मसाइल? अब उसके बाद बेटा हमने क्या करना है? अब देखें यहाँ पर अगर आपने 100 कस्टमर्स की इन्होंने बात की, ठीक है जी। अब अगर एक तरीका तो ये कि
आप जो है वो लूप चलाएं 100 टाइम, ठीक है। और एक तरीका बेटा ये होता है कि आप जो है ना वो कस्टमर से जो भी आपने, देखें इसमें इन्होंने क्या बात की, कंटिन्यू टू एक्सेप्ट द नेक्स्ट कस्टमर, यानी कंटिन्यू कर दें अगर नेक्स्ट कस्टमर आ रहा है, ठीक, यानी कि हम ये लूप को चलाते चले जाएंगे जब तक ये पर उसने कंटिन्यूशन में दे रहा है। फाइन कर दिया ना कि सिर्फ 100 पे कर 100 का है लेकिन दोबारा कंटिन्यू हो जाएगा, 100 के बाद फिर आगे continue। फिर दोबारा कंटिन्यू हो जाएगा, दोबारा नए कस्टमर आ गए तो दोबारा से लूप चलेगा। कस्टमर का जो है रे, अगर वो रोकना चाहे एक वेरिएबल हम बना सकते हैं यहाँ पर कि कस्टमर की चॉइस या इनपुट ले सकते हैं कि अगर ये कंटिन्यू करना चाह रहा है तो हम इसे क्या करेंगे, लूप को दोबारा से चला देंगे, ठीक है। तो एक तरीका ये भी होता है कि हम जो है ना वो लूप को इस तरह से रख लें। अच्छा, अब इसमें, अब बेटा इसमें आपने क्या करना है, यहाँ पर आप जो है ना वो करेंगे कि कस्टमर को 1 रख लें और यहाँ पर एक वेरिएबल बना लें जिसे आप बोल दें कि रीस्टार्ट वेरिएबल बोल दें इसको, और इसके अंदर आप क्या रख लें, 2 रख लें, ठीक हो गई बात। और ये क्या होगा कि यहाँ पर आप रिपीट लगा लें अगर आपने आसान करना है काम, वाइल अगर आपको मुश्किल लग रहा है, वैसे ज्यादातर बच्चों को मुश्किल लगता ही है, ठीक है। यहाँ पर आप क्या कर लें सर, रिपीट कर लें, लूप चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, और आपने जब 100 कस्टमर्स हो जाएंगे तो आपने उसको अपडेट भी तो करना है, तो आप बोलेंगे कि काउंटर इज अपडेटेड फॉर नेक्स्ट कस्टमर, काउंटर इज अपडेटेड फॉर नेक्स्ट कस्टमर। नेक्स्ट कस्टमर के लिए बेटा आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसको अपडेट करेंगे, और उसके बाद बेटा आपने यहाँ क्या करना है, आपने यहाँ कस्टमर नंबर क्या कर देंगे सर, कस्टमर नंबर इज इक्वल टू बेटा क्या आ जाएगा, कस्टमर नंबर +1, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, प्रोसेस बेटा क्या रहेगा, कंटिन्यूशन में रहेगा, सही है। जब 100 कस्टमर्स हो जाएंगे, इन्होंने क्या कहा है कि कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट कस्टमर, यानी लूप रोकने के लिए कहा ही नहीं है, इन्होंने ये कहा ही नहीं है कि डाटा इज स्टोर ओनली फॉर 100 कस्टमर। 100 कस्टमर जरूर है, तो एट अ टाइम 100 कस्टमर्स है, ठीक हो गई बात। तो इसकी लॉजिक फिर ये है कि आप यहाँ पर क्या कर दें सर, एक इफ का चेक लगा लें, ठीक है, और इफ का चेक ये लगा लेंगे जैसे ही कस्टमर 100 होते हैं आप उसे क्या कर देंगे बेटा, रीस्टार्ट कर देंगे, सही है। अगर लिमिट रीच कर जाती है आप ये लिखेंगे कि रीस्टार्ट द कस्टमर व्हेन लिमिट इज रीच्ड, रीस्टार्ट द कस्टमर नंबर variable when 100 customers limit is reached, 100 customers, 100 customers limit reached, ठीक है सर। reached, अब आपने क्या करना है सर, अब आपने यहाँ एक इफ का छोटा सा चेक लगाना होगा, इफ कस्टमर नंबर ग्रेटर देन 100, क्योंकि 100 टाइम जब हो चुका होगा तो वो चलेगा लूप, सही है, लूप चलेगा। जब चलेगा 100 एलिमेंट के वैल्यू जाने के बाद ये कस्टमर क्या हो चुका होगा, 101 हो चुका होगा कस्टमर नंबर, जब 1 यानी कि 100 वाला प्रिंट होने के बाद कस्टमर क्या हो चुका होगा, कस्टमर नंबर 101 हो चुका होगा। इस लाइन की वजह से जब 101 हो जाएगा तो ये कंडीशन मीट करेगा, और उसके बाद फिर हमने क्या करना है बेटा, देन करके देन कस्टमर नंबर को हम दोबारा से क्या कर देंगे बेटा, देन वी विल असाइन कस्टमर नंबर इज इक्वल टू 1, और ये प्रोसेस बेटा क्या रहेगा, कंटिन्यूशन में रख जाएगा, एंड इफ हो जाएगा, ये प्रोसेस पूरा कंटिन्यू रहेगा अंटिल में बेटा आप क्या लिखेंगे, यहां से स्टार्ट हो रहा है ना, हाँ, अंटिल में आप बेटा क्या लिखेंगे, अंटिल में आप लिख देंगे अंटिल रीस्टार्ट इज इक्वल टू ट्रू, रीस्टार्ट इज इक्वल टू, बिल्कुल ठीक, अंटिल रीसेट लिखा था, रीस्टार्ट लिखा था, रीस्टार्ट लिखा था, ठीक है जी। तो रीस्टार्ट या तो आप ये लिख देंगे नॉट इज इक्वल टू ट्रू, या अगर आपको थोड़ा मुश्किल हो रहा है तो आप ऐसे लिख देंगे ये जब तक क्या नहीं हो जाता बेटा,
फॉल्स नहीं हो जाता जब तक आप क्या करते रहेंगे बेटा, इस लूप को चलाते रहेंगे। सही है। अब वो डिपेंड करता है कि आपने उसको किस तरह से उसको रोकना है। ठीक हो गई बात सर? यहां तक अब मुझे बताएं, यहां तक कोई मसले मसाइल, यहां तक कोई इशू, यहां तक कोई चीज जो आपको क्लियर नहीं हुई हो? सब चीजें क्लियर हो गई हैं। अब इसको देखें, इसका मैं फाइनल आपको सोल्यूशन कंप्लीटली दिखा देता हूँ, ताकि जो लोग ऑनलाइन इसको पढ़ रहे होंगे तो वो, मैंने इसलिए कमेंट्स ब्लैक में कर दिए हैं ताकि आपको समझना आसान हो जाए। अब आप जो लोग वीडियोस में देख रहे हैं बेटा, तो वो इस तरह से कर लेंगे कि इसका प्रॉपर सोल्यूशन ये वीडियो के एंड पे मैं इसीलिए आप लोगों को दिखा रहा हूँ। वीडियो पॉज कर करके आपने क्या करना है, इसको लिखना है अपने पास, इसको जो है वो सॉल्व करना है, समझना है। ठीक है, पहले आप देख के इसको अंडरस्टैंड कर लें, और उसके बाद फिर आप इसे क्या करेंगे सर, इसको खुद से लिखने की कोशिश करेंगे। सही है, ताकि आपको चीजें अंडरस्टैंड हो जाए। देखिए, रट्टा नहीं लगाना है। अगर आप रट्टा लगाने पे जाओगे बेटा, तो वो फिर आपके लिए क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो रट्टे पे आपने नहीं जाना है। सही है। सो होपफुली यहाँ तक जो है वो बात आप लोगों को सर समझ आ गई होगी। ठीक है जी। तो अब ये चीज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखें अगर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, कम से कम 4-5 सवाल खुद से करें, पहले देख के करें, फिर उसके बाद जो है वो खुद से करने की कोशिश करें, और फिर अपनी मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करें कि कहाँ पे आप जो है वो लैग कर रहे हैं। ठीक है। आप देखें कि आपको रीडिंग में मसला आ रहा है, कि आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ में नहीं आ रहा कि कहना क्या चाह रहा है, तो इसके लिए पहले ये होगा कि आप उसकी क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे। जब आप देख के एक दफा सवाल को समझो, फिर उसके बाद मेरे सॉल्यूशन को देखो, सॉल्व करो, फिर उसके बाद खुद से ट्राई करो। नेक्स्ट कोई क्वेश्चन वो वाला तो हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, फिर उसके बाद इसी तरीके से आप क्या करोगे, मूव करोगे। सो ये स्ट्रेटेजी सर आपको लगानी होगी, तब जाके आपका ये कोड जो है वो कंप्लीट होगा। ठीक हो गई बेटा बात? चले जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।